हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस। तो ओवरव्यू के बारे में देख लेते हैं, ओवरव्यू में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस पढ़ेंगे। देन मेडिकल असेप्सिस और सर्जिकल असेप्सिस क्या होता है ये पढ़ेंगे। अब केयर ऑफ मेडिकल पेशेंट और केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट में क्या क्या केयर होती है पेशेंट की, वो पढ़ेंगे। तो ठीक है, अगर इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है तो क्या केयर हो सकती है, इम्यूनिटी में क्या केयर हो सकती है, और वुंड हीलिंग में क्या केयर हो सकती है। और देन सर्जिकल में प्री ऑपरेटिव, पोस्ट इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले। तो चलिए सब चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ेंगे हम, तो देख लेते हैं। तो सॉरी, मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस पढ़ेंगे। तो असेप्सिस रिफर्स टू द अब्सेंस ऑफ डिसीज। ठीक है, असेप्सिस किससे रिफर से किससे मतलब वो है, असेप्सिस का मतलब ये होता है कि कोई भी डिसीज का अब्सेंस, ठीक है, उसको असेप्सिस बोलेंगे। कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या होता है, असेप्सिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई डिसीज नहीं होती, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कोज होती है। कोई भी डिसीज नहीं रहेगी वहां पे, ठीक है, सिर्फ इलनेस रहेगी पेशेंट को। देख, it is fundamental concept in infection control used in all healthcare settings to protect patient and healthcare workers from infection। ठीक है, असेप्सिस एक ऐसी कंडीशन जिसमें कोई डिसीज नहीं होती, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इन्फेक्शन कंट्रोल एक प्रोग्राम है, जिसके अंदर क्या होता है, जो हेल्थ केयर सेटिंग्स होती है और जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं ना, उनको इन्फेक्शन से बचाया जाता है, तो वो होता है असेप्सिस। उस कंडीशन को असेप्सिस बोलते हैं। देन मेडिकल असेप्सिस क्या होता है, मेडिकल असेप्सिस को क्लीन टेक्निक भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत ही छोटे हम उसमें पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट नोट्स में पढ़ेंगे। तो मेडिकल असेप्सिस इंक्लूड प्रैक्टिस दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मेडिकल असेप्सिस क्या है, एक प्रैक्टिस वो है, मतलब एक मेडिकल असेप्सिस क्या है, जो कि जिसके अंदर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो स्प्रेड होता है ना, उसको रिड्यूस किया जाता है, उसके नंबर को रिड्यूस किया जाता है, मतलब कितने अमाउंट में फैल रहा है उस नंबर को रिड्यूस किया जाता है। तो उस कंडीशन को क्या मेडिकल असेप्सिस बोलते हैं। इसका पर्पस क्या है, टू लिमिट द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन इन एवरी पेशेंट केयर। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को अगर ज्यादा पैथोजन ने मतलब हार्मफुल हो रहे हैं, उनके ऊपर इन्फेक्शन हार्मफुल हो रहा है, तो उसको कम किया जाता है, लिमिट अमाउंट में किया जाता है, मतलब जो बैक्टीरिया होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसको रिड्यूस किया जाता है। मेनली यही होता है यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या हो गया, हैंड हाइजीन, वॉशिंग हैंड यूजिंग सैनिटाइजर। ठीक है, हैंड वॉश करेंगे और सैनिटाइजर का यूज करेंगे, जिससे क्या जो भी पैथोजन्स है, जो भी जर्म्स है, वो अच्छे से किल हो पाए। वेयरिंग ग्लव्स, ठीक है, ग्लव्स को वेयर करेंगे। क्लीनिंग इक्विपमेंट एंड एनवायरमेंटल, ठीक है, क्लीनिंग इक्विपमेंट एंड द जो एनवायरमेंट है उसको क्लीन करके रखते हैं इसके अंदर। यूजिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पीपीई। ठीक है, यूजिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव जो आपका इक्विपमेंट्स है, अगर आपने वो नहीं पहना है, तो ठीक है, आपको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रह सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, तो इसलिए पहनना जरूरी है। यूज इन नॉन इन्वेंशन प्रोसीजर लाइक गिविंग ओरल मेडिकेशन, बेड मेकिंग, फीडिंग पेशेंट, ईटीसी। ठीक है, कब कब यूज होता है ये मेडिकल सेप्सिस की जो टेक्निक्स होती है वहां पे, नॉन इन्वेंसिव प्रोसीजर लाइक ग्लविंग सॉरी गिविंग ओरल मेडिकेशन, जब आप ओरल मेडिकेशन देते हो। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो एज अ नर्स। ठीक है, आप नर्स हो तो हॉस्पिटल में आपको पता है ये बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैले हुए होते हैं वार्ड के अंदर, और मतलब बहुत सारे जो जम्स होते हैं वो फैले हुए होते हैं। अगर आपने कहीं टच किया तो आपके जम्स हाथ में आ गए। ठीक है, अब उसी हाथ से आप पेशेंट को मेडिकेशन दे दोगे तो पेशेंट भी बीमार हो जाएगा, और वही हाथ अगर आप अपने मुंह से लगा लोगे, नाक से लगा लोगे, आंख से लगा लोगे, तो वो आपके अंदर भी एंटर कर जाएंगे, तो आप भी मतलब आप भी बीमार हो जाओगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप सैनिटाइजर यूज करते हो, हैंड हाइजीन यूज कर मतलब हैंड हाइजीन जो टेक्निक होती है वो यूज करते हो, तो वहां पे ज्यादा मात्रा में अमाउंट में वो जर्म्स नहीं फैलेंगे, ना तो पेशेंट को फैलेंगे ना आपको फैलेंगे। ठीक है, और कब क्या क्या बेड मेकिंग के टाइम पे भी यूज करना। फीडिंग पेशेंट, अगर कोई मदर है अपने बेबी को फीड करा रही, तो उस कंडीशन में मेडिकल असेप्सिस यूज होती है। देन सर्जिकल असेप्सिस के बारे में बात कर लेते हैं।
तो सर्जिकल एसेप्सिस क्या होता है? सर्जिकल एसेप्सिस इज द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स। ठीक है, सर्जिकल एसेप्सिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या कंप्लीटली एलिमिनेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, साथ साथ जो स्पोर्स होते हैं ना, स्पोर्स मतलब मान लो कि उनके अंडे हो गए, ठीक है, उनके अंडों के साथ साथ पूरा एलिमिनेट हो जाता है, उस कंडीशन को सर्जिकल असेप्सिस बोलते हैं। ये एक स्टेराइल टेक्निक होती है। ठीक है, पर्पस किसके लिए? टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन स्टेराइल एरिया इन द बॉडी। ठीक है, जो बॉडी के अंदर का जो स्टेराइल एरिया है, जहाँ पे बैक्टीरिया नहीं है, माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं जा सकते, उसके लिए ही ये मतलब जो टेक्निक होती है वो कराते हैं। क्योंकि देखो अगर आप देखो अगर रूम जो है अपना रूम है वो स्टेराइल है, मतलब रूम विदाउट ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर नहीं है रूम के अंदर, तो आप ठीक रहोगे। ठीक है, अब जैसे वैसे हॉस्पिटल का वार्ड आता है, वार्ड के अंदर अगर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे, पेशेंट की आप सर्जरी कर रहे हो, पेशेंट की सर्जरी से क्या वो एयर, आपको पता ही है बहुत सारे फ्लू जो होते हैं, बहुत सारी बीमारियां जो होती है हवा के थ्रू ही फैलती है, तो वो हवा के थ्रू ना पेशेंट की बॉडी के अंदर चले जाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होंगे। तो इसीलिए स्टेराइल टेक्निक यूज होती है, ताकि जो आप देखो पेशेंट का सर्जरी हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या पेशेंट को चीरा लगाते हैं, कट करते हैं स्किन को, तो जिस ब्लेड से कट करते हैं, जिस सीजर से कट करते हैं, ठीक है, उसको भी स्टेराइल होना जरूरी है। अगर वो स्टेराइल नहीं है तो इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ सकता है। आप ऑपरेशन करने गए और ज्यादा पता चल रहा है पेशेंट और ज्यादा बीमार हो गया, तो उस कंडीशन में स्टेराइल टेक्निक यूज होती है, उसको सर्जिकल एसेप्सिस बोला जाता है। एग्जाम्पल हो गया स्टेराइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको स्टेराइल करते हैं इसके अंदर, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, देन सेकेंड का हो गया क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग स्टेराइल फील्ड। ठीक है, क्रिएटिंग मतलब वहां पे स्टेराइल फील्ड बनाने की कोशिश करते हैं। वियरिंग स्टेराइल ग्लव्स, गाउन एंड मास्क। ठीक है, यूज इन कब यूज होता है? इन्वेंसिव प्रोसीजर लाइक सर्जरी, कैथेटर इंसर्शन, वुंड ड्रेसिंग ऑफ ओपन वुंड ईटीसी। ठीक है, इस कंडीशन में सर्जिकल एसेसिस का यूज किया जाता है। देन इन्फ्लामेशन, जब हमारे फर्स्ट जो टॉपिक है मैंने आपको बता दिया था, देखो सॉरी, केयर ऑफ मेडिकल पेशेंट के अंदर इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, वुंड हीलिंग हम ये पढ़ने वाले हैं, और केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट के अंदर प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव पढ़ने वाले हैं। तो इन्फ्लामेशन देख लेते हैं हम, इन्फ्लामेशन क्या होता है, किसके कारण कोज होता है, इसके टाइप्स क्या है। देखो एक बात बता देता हूँ, मैं आपको फुल्ली डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको अगर एग्जाम के लिए, मतलब मैं आपको सिर्फ एज अ नॉलेज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये सब चीज समझ में आ जाए, बेसिक क्लियर हो जाए आपका, इसलिए मैं आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अगर जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो 5 नंबर में इतना सा लिखो, नहीं, आपको बहुत सारा लिखना है, इससे रिलेटेड लिखना है। मैं सिर्फ एज अ नॉलेज आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए सारी चीजें कि क्या होता है ये सब। ठीक है, तो हम इन्फ्लामेशन के बारे में देख लेते हैं। इन्फ्लामेशन क्या होता है? Inflammation is the body natural response to injury, infection or harmful stimuli. It protective process aimed at eliminating the initial cause of cell injury, cleaning out damaged cell and clearing out damaged cell and initially tissue repair. ठीक है, इन्फ्लामेशन क्या होता है? बॉडी नेचुरल रिस्पॉन्स होता है इंजरी के लिए, इन्फेक्शन के लिए और हार्मफुल स्टिमुलाई के लिए। क्यों होता है? क्योंकि इट इज प्रोटेक्टिव प्रोसेस एम्ड एट एलिमिनेटिंग द इनिशियली कॉज ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई सी भी सेल इंजरी हुई है, ठीक है, कोई सा भी टिश्यू इंजरी हुई है, तो उस कंडीशन में क्या हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है इन्फ्लामेशन। क्योंकि इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारी सेल होती है, टिश्यू होते हैं, ये अच्छे से रिपेयर नहीं हो पाते, तो इन्फ्लामेशन उस जगह जरूरी है। क्लियरिंग आउट डैमेज सेल एंड इनिशियली टिश्यू रिपेयर। ठीक है, वही बता रहा है, जो टिश्यू अगर रिपेयर हो रहा है तो उसका एक साइन होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, हमारी कोई भी इंजरी हो गई, ठीक है, लाइक मेरा हाथ कट गया, मान लो मेरा हाथ कट गया, तो हाथ कटा है, उस जगह पे ना 100% इन्फ्लामेशन होगा। ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन थोड़ा सा अगर कटा है तो थोड़ा होगा, ज्यादा कटा है तो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इन्फ्लामेशन अगर कोज हो रहा है तो वो ये साइन है कि आपका जो टिश्यू होता है, आपकी जो स्किन कट हुई है, वहां पे रिपेयर हो रहा है। हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? एक्यूट और क्रोनिक, टू टाइप्स के
जो हमारे इन्फ्लामेशन होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, एक्यूट का मतलब होता है कम समय के लिए, क्रोनिक का मतलब लंबे समय के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या शॉर्ट टर्म मतलब ये मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कम समय के लिए होता है, रैपिड ऑनसेट। ठीक है, ये बहुत जल्दी मतलब वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर, लास्ट फ्यू डेज। ठीक है, कुछ ही दिन के लिए बस हमारी बॉडी में रहता है। देन जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो होता है लॉन्ग टर्म होता है, जो लंबे समय के लिए, स्लोअर ऑनसेट मतलब ये धीरे धीरे काम करता है, और मे लास्ट वीक टू ईयर। अगर आप उस पर ध्यान न दिया जाए तो वीक से एक साल तक भी ये फैल सकता है। ठीक है, साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लामेशन के 5 साइंस देख लेते हैं। रेडनेस हो सकती है, हीट गर्म हो सकता है, मतलब फीवर टाइप हो सकता है, या फिर वो पार्ट जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, जहाँ इंजरी हुई है वहाँ हीटिंग हो सकती है, स्वेटिंग, आपकी बॉडी से स्वेटिंग निकलने लग जाएगी, पेन होगा, और लूज ऑफ फंक्शन होने लग जाएंगे। तो ये जो होते हैं ना वो इन्फ्लामेशन के साइन होते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन के। कोज किसके कारण होता है? फिजिकल इंजरी, कट, बर्न। ठीक है, अगर फिजिकल कोई इंजरी हुई है, जैसे कट गया आपका हाथ या पाँव या फिर कहीं कुछ भी कहीं पे भी, तो उस कंडीशन में आपको हो सकता है इन्फ्लामेशन। बर्न अगर जल गया तो उस कंडीशन में, इन्फेक्शन के कारण हो गया, बैक्टीरियल वायरल दोनों जो इन्फेक्शन होते हैं उनके कारण हो सकता है। जैसे केमिकल इरिटेशन हो गया। ठीक है, अगर कोई केमिकल आपने, जैसे कोई भी टॉपिकल एजेंट हो गया, जैसे आपका स्किन में आपने कोई एंटीसेप्टिक लगा लिया या कुछ ऐसी क्रीम लगा ली जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में इरिटेशन हो गई, या आपकी जो स्किन होती है वो इरिटेशन होगी, तो उस कंडीशन में भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। और इम्यून रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिसीज। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसीज के कारण भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। देन जो फेजेस होते हैं देख लेते हैं, फेज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फेजेस ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, तो वेस्कुलर फेज हो गया, सेलुलर फेज हो गया, और रेसोल्यूशन ऑफ क्रोनिक प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है, तो वेस्कुलर फेज में देख लेते हैं, वेसोडाइलेशन एंड इंक्रीज परमेबिलिटी हो सकती है इसके अंदर। सेलुलर जो फेज होता है, माइग्रेशन ऑफ इम्यून सेल्स, न्यूरोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये हो सकता है, ये जो होती है ना क्या होती है, फेजेस होती है हमारी इन्फ्लामेशन की। देन थर्ड कौन सा हो गया, रिसोल्यूशन ऑफ क्रोनिक प्रोग्रेस। ठीक है, ये थर्ड हो गया। तो ये 3 टाइप के फेज होते हैं। देन क्या, मेडिकल नर्सिंग केयर ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, मेडिकल एंड नर्सिंग के अंदर क्या जो केयर हो सकती है इन्फ्लामेशन की, तो असिस्मेंट हो सकता है, मॉनिटर फॉर रेडनेस, वार्थ, स्वेलिंग एंड पेन एंड फीवर। ठीक है, ये सब चीज असिस्मेंट किया जाता है। मेडिकेशन, ठीक है, NSAID मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होते हैं, एग्जांपल आइबुप्रोफेन होता है मेडिकेशन के अंदर। कोर्टिकोस्टेरॉइड एग्जांपल हो गया प्रेडिनिसोन जो ड्रग होता है वो हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर दे सकते हो। एंटीबायोटिक्स हो गया, एंड इफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट इन्फ्लामेशन के अंदर तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं आप। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, रेस्ट द अफेक्टेड एरिया। ठीक है, जहाँ पे अगर आपके बाई चांस आपके पैर में लगी है, पैर में इंजरी हुई है, तो वहाँ के पैर जो पैर है वहाँ पे रेस्ट प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, अप्लाई कोल्ड और वार्म कंप्रेशन। ठीक है, अप्लाई कोल्ड मतलब थोड़ा जो ठंडे पानी की पट्टी होती है, ठीक है, और उस टाइप में मतलब अप्लाई करना है, ताकि वो जो स्वेलिंग है, जो इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस हो जाए। मेंटेन हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेट रहना है आपको, न्यूट्रिशन अच्छे से लेना है, जो भी फल फ्रूट से वो अच्छे से खाना है। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर आती है। और पेशेंट एजुकेशन के अंदर एडिनर्जिक टू मेडिकेशन। ठीक है, आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो एडिनर्जिक जो मेडिकेशन होती है उसके लिए। साइन ऑफ वार्निंग इन्फेक्शन और क्रोनिक इन्फेक्शन। ठीक है, अगर कोई सी भी साइन दिखे तो उसको नोट करना है। इंपॉर्टेंस टू फॉलो अप केयर। ठीक है, फॉलो अप केयर के लिए बुलाना है, ये नर्सिंग पेशेंट एजुकेशन के अंदर आ जाता है। देन इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है, इन्फेक्शन पढ़ लेते हैं हम। तो इन्फेक्शन इज अ invention and multiplication of microorganism, bacteria, virus, fungi or parasite in the body and tissue which may cause टिश्यू डैमेज एंड डिसीज। ठीक है, जो इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है या उसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, पैरासाइट हो गया। ठीक है, ये जो 4 टाइप्स के जो है क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसका तो फिर बॉडी टिश्यू जो होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, डिसीज कॉज हो जाती है। कोई सी भी डिसीज हो सकती है इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन देख लेते हैं। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, जैसे लिमिटेड टू एन एरिया, बॉइल हो गया। ठीक है, अगर लोकलाइज जो इन्फेक्शन है तो जो लिमिट एरिया के अंदर होगा, ये जैसे एग्जांपल बॉइल,
सिस्टमेटिक इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू द बॉडी, एग्जांपल सेप्सिस, ठीक है, सेप्सिस होता है बॉडी के अंदर कोई सी भी डिसीज अगर बॉडी के अंदर हो गई तो सिस्टमेटिक इन्फेक्शन के अंदर आ गया। प्राइमरी इन्फेक्शन जो हो जाता है, फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन जो होता है ना उसको प्राइमरी इन्फेक्शन बोलते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है, अकर ड्यू टू वीकेंड इम्यून सिस्टम, ठीक है। अगर जो प्राइमरी, देखो प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है तो वो फर्स्ट टाइम होगा, अगर सेकेंड इन्फेक्शन के अंदर वही बैक्टीरिया हमारी बॉडी को वापस से अटैक करेगी तो उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलेंगे। नोजोकोमल इन्फेक्शन तो आप जानते होंगे, एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल सेटिंग्स, ठीक है। जो हॉस्पिटल सेटिंग या हॉस्पिटल के अंदर से जो इन्फेक्शन फैलता है उसको नोजोकोमल इन्फेक्शन बोलते हैं। स्टेज ऑफ इन्फेक्शन देख लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, टाइम बिटवीन एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सिम्टम्स, ठीक है, ये इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर आ जाता है। प्रोडोमल स्टेज, माइल्ड सिम्टम, एग्जांपल फटीग एंड फीवर, ठीक है। ये जो फेज है, सेकेंड जो फेज है ना, ये माइल्ड होता है, माइल्ड सिम्टम्स इसके अंदर आएंगे, जैसे फटीग, आपको थकावट लगेगी और फीवर आपको आ सकता है। इलनेस स्टेज जो हो जाता है, स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम ऑफ एपियर्स, ठीक है। स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम दिखेगा, अगर कोई सी आपको डिसीज है तो उसके अलग सिम्टम्स दिखेंगे, मतलब स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम दिखेंगे इसके अंदर। और कन्वलेंसेस जो रिकवरी फेज, ये रिकवरी फेज होता है फोर्थ, ठीक है। ये 4 फेज होते हैं हमारे इन्फेक्शन के अंदर। देन मोड्स देख लेते हैं, मोड्स कौन कौन से हो सकते हैं। मोड्स एंड ट्रांसमिशन, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हो सकता है ट्रांसमिशन, जैसे टचिंग हो गया, किसिंग हो गया, ठीक है। आप किसी पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो, जैसे आपको कोई, आप इन्फेक्टेड पर्सन हो, ठीक है, और मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, अगर आप मेरे कॉन्टेक्ट में आओगे, आप मुझसे हैंड शेक करोगे या फिर गले मिलोगे या एग्जाम्पल मतलब पास में आओगे तो उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से इन्फेक्शन हो सकता है। इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से कैसा, जैसे मेरा फोन मैंने आपको दे दिया, बाई चांस आप इन्फेक्टेड हो, आपके हाथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी है, तो वो आप मेरे फोन से आपको तो हो ही है, मुझे भी हो जाएगा। ड्रॉपलेट से स्नीजिंग और कफिंग के द्वारा फैल सकता है। एयर ड्रॉप्स, डस्ट एंड एयर से फैल सकता है। और वेक्टर बर्न, जैसे इंसेक्ट, एग्जांपल मलेरिया, ठीक है। वेक्टर बर्न जैसे कोई सभी इंसेक्टिसाइड जैसे मच्छर मक्खी, इनके कारण भी हो जाता है। कॉमन साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं। फीवर हो सकता है, फटीग, स्वेटिंग, रेडनेस, पेन, पस फॉर्मेशन, एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी काउंट, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है एलिवेटेड हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, ठीक है, एबनॉर्मल हो सकता है। का डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं हम इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन के अंदर। तो फीचर क्या होगा, डेफिनेशन, रिस्पॉन्स टू इंजरी, ठीक है। जो इन्फ्लामेशन होता है इंजरी को रिस्पॉन्स करता है, और इन्फेक्शन जो होता है इन्वेजन इन द बॉडी बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इन्वेंशन मतलब रहते हैं तो उस कारण इन्फेक्शन कोज होता है। और इन्फेक्शन रिस्पॉन्स टू इंजरी, कोई सा भी सेल इंजरी, टिश्यू इंजरी हुई तो उसके कारण हो जाता है। कोज किसके कारण होता है इन्फ्लामेशन, नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस एजेंट दोनों के कारण कोज हो सकता है। ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन कोज होता है। माइक्रोब्स इन्वॉल्व्ड, नॉट अलाउस, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं रहता है माइक्रोब्स, लेकिन इन्फेक्शन के अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो जाएगा, और इन्फ्लामेशन के अंदर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आ गया। एग्जाम्पल क्या होगा, स्पेरिन और अर्थराइटिस एग्जाम्पल हो गया इन्फ्लामेशन का, और इन्फेक्शन के अंदर थायराइड और निमोनिया, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये हमारा वो हो गया डिफरेंस। अब थर्ड हम देख लेते हैं, वुंड हीलिंग क्या होती है। Definition: wound healing is a natural process by which the body repair and regenerate damaged tissue after an injury or surgical incision. It involves series of complex biological events that restore the integrity and function of the skin और टिश्यू, ठीक है। वुंड हीलिंग एक प्रकार का नेचुरल प्रोसेस होती है जो हमारी बॉडी होती है ना, उसमें रिपेयर और रिजनरेट होते हैं हमारे कोई से भी डैमेज पार्ट या डैमेज टिश्यू, ठीक है। जैसे बाई चांस किसी का हार्ट कट गया तो ठीक है, हार्ट कट गया तो उसमें क्या वुंड हीलिंग मतलब जो होती है ना, बॉडी का जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है ना, वो वहाँ पे एक्ट करता है। तो जिसके कारण क्या आपका टिश्यू डैमेज हुआ है या इंजरी हुई है, और या सर्जिकल जो इंसिजन हुआ है, जैसे आपका ऑपरेशन हुआ है, तो उस कंडीशन में ये उस कंडीशन को वुंड हीलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल इवेंट्स होता है जिसके अंदर क्या इंटीग्रिटी एंड फंक्शन ऑफ स्किन टिश्यू, ठीक है। स्किन और टिश्यू जो होते हैं ना, वो फंक्शन रोल प्ले करते हैं। और जो हमारे टिश्यू कट हुआ है या स्किन कट हुआ है तो उस कट को रिपेयर होने वाली कंडीशन को वुंड हीलिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग: प्राइमरी इन्वेंशन हीलिंग, सेकेंडरी इन्वेंशन हीलिंग, और टर्टरी इंटेंशन, ठीक है। सॉरी, प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन और टर्टरी इंटेंशन, डिले प्राइमरी क्लोजर, ठीक है। प्राइमरी के अंदर देख लेते हैं, अकर व्हेन वुंड edges are brought through
एग्जाम्पल बाय सूचर और स्प्लिट्स। ठीक है, जब प्राइमरी इंटेंशन जो हीलिंग होती है ना, वो जब सूचर हमारी बॉडी के अंदर लगता है, कोई टाँके लगते हैं या स्प्लिट्स लगती है ना, उस कंडीशन में प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग होती है। मिनिमल टिश्यू लॉस एंड स्केरिंग। ठीक है, मिनिमम इसमें बहुत कम टिश्यू डैमेज होता है और स्केरिंग भी बहुत कम होती है। हीलिंग इज फास्ट विथ लो इन्फेक्शन रिस्क सर्जिकल इंसिजन, क्योंकि ये सर्जिकल इंसिजन है। इंसिजन इंसिजन मतलब जैसे कि कोई सा भी सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन में जब आपकी टिश्यू रिपेयर वाली जो प्रोसेस होती है वो बहुत जल्दी होती है। सेकेंडरी इंटेंशन क्या हो जाता है, वुंड eagle are not approximately healing occur by granulation tissue contraction and epithelialization common in pressure ulcer burn and infection wound longer healing time to more स्केरीज। ठीक है, जो सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग जो होती है ना, वो कोई इसका अप्रोक्सीमेटली नहीं पता होता है कितने अमाउंट में टिश्यू डैमेज हुआ है, क्या हुआ है। इसके अंदर क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो टिश्यू होता है हमारा उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो टिश्यू होता है ना, मतलब वो इसमें प्रेशर अल्सर हो सकता है। देखो सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग के अंदर प्रेशर अल्सर आ गया, बर्न आ गया, और इन्फेक्टेड जो वुंड होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, वो सारी चीजें सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग के अंदर आ जाती है। देन टर्टरी इंटेंशन डिले प्राइमरी क्लोजर। अगर जो प्राइमरी से काम नहीं हो रहा तो टर्टरी जो होता है थर्ड वाला, वुंड इज लेफ्ट ओपन इनिशियली ड्यू टू इन्फेक्शन और एडिमा एंड क्लोजर लेटर। ठीक है, क्या हो जाता है, फर्स्ट जो स्टेप जो हमने पढ़ी है, फर्स्ट जो टाइप पढ़ा है प्राइमरी जो इंटेंशन हीलिंग का होता है, इसमें क्या आपको मेडिकेशन दिया जाएगा, एंटीबायोटिक्स दी जाएगी। ठीक है, अगर इसके कारण भी अगर आपको बॉडी के अंदर जैसे कहीं पे भी कट हुआ है, कुछ हुआ है, तो वहां पे अगर क्या हो जाता है, कभी कभी एडिमा वाले चांसेस हो सकते हैं, या इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे टर्टरी जो इंटेंशन जो होता है ना, वो यूज होता है। कॉम्बाइन फीचर इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हीलिंग। ठीक है, ये कॉमन सॉरी ये कॉमनली यूज होता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में टर्टरी जो होता है। देन हम फेजेस देख लेते हैं। फेजेस कौन सा होगा, फर्स्ट हो गया हीमो स्टार्टिस फेज, जिसको इमिडिएटली आफ्टर इंजरी फ्यू मिनट्स के अंदर, जैसे ब्लड वेसल कॉन्ट्रिक्ट टू स्टॉप ब्लीडिंग वेसो कॉन्ट्रिक्शन। ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, कॉन्ट्रिक्ट तो होता है, हो जाती है, जिसके कारण क्या हमारी जो ब्लीडिंग जो होना है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये हमारा हीमोस्टाइलिस फेज के अंदर आ जाता है। प्लेटलेट्स फॉर्म अ क्लोट। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती है ना, वो क्लोट बना देती है जहाँ पे इंजरी हुई है हमें या कट हुआ है। रिलीज ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स एंड साइटोकाइनेस, एग्जाम्पल थ्रोम्बिन और फेब्रिन। ठीक है, जो थ्रोम्बिन और फेब्रिन जो होता है ना, वो क्या कर देता है, क्लोटिंग फैक्टर जो होता है उसको रिलीज कर देता है, जिसके जो कि साइटोकाइनेस जो होता है ना, वहां पे जाके वो क्लोट कर देता है, मतलब रोक देता है। किसको रोक देता है, ब्लड को रोक देता है। तो फर्स्ट हो गया फेज। देन सेकेंड फेज क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन फेज, जो 0 से 3 दिन के अंदर में आता है। ठीक है, जो भी किसी अगर वुंड हुआ है तो इन्फ्लामेशन फेज आना जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लामेशन फेज नहीं आया तो वो वुंड अच्छे से हील नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर छोटा सा घाव है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा घाव है तो उस कंडीशन में इन्फ्लामेशन फेज भी आता है। तो ये फेजेस हम पढ़ रहे हैं। तो वेसोडाइलेशन अकर अलाउ वाइट ब्लड सेल्स न्यूरोट्रोपिन मैक्रोफेज टू रीच वुंड। ठीक है, जो क्या होता है, वेसो कॉन्ट्रिक्शन होता है वहां पे, जिसके कारण क्या जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, जिसको न्यूरोट्रोपिन या मैक्रोफेज जो बोलते हैं ना, वहां पे वुंड के पास जाती है, फिर रेडनेस, हीट और स्वेलिंग और पेन रिलीव करती है। फेगोसाइट्स ऑफ डेड सेल्स एंड बैक्टीरिया। ठीक है, फेगोसाइट्स करते हैं, जो फेगोसाइट जो होते हैं ना, वो जो डेड सेल्स होते हैं, वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उसको किल कर देते हैं। और प्रिपरेशन एंड टिश्यू रिजनरेशन। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जो टिश्यू जो डैमेज हुए हैं, जो डेथ हो गई है उनको, तो उनको रीजनरेट का काम करते हैं। ये इन्फ्लामेशन फेज के अंदर आ जाता है। थर्ड क्या हो गया, प्रोरिफ्लेशन फेज, जो 3 से 21 दिन के अंदर में होता है। तो फाइब्रोब्लास्ट प्रोडक्शन कोलेजन। ठीक है, प्रोड्यूस कोलेजन, जो फाइब्रोप्लास्ट होता है ना, वो कोलेजन को प्रोड्यूस कर देता है, जिसको एंगियोजेनेसिस न्यू ब्लड वेसल्स फ्रॉम। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, एंजियोजेनेसिस होने वाली एंजियोजेनेसिस प्रोसेस होने लग जाएगी। वो क्या होता है, न्यू ब्लड वेसल फॉर्म। ठीक है, वहां पे न्यू ब्लड वेसल्स मतलब बनने लगेगी। ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म। ठीक है, हेल्दी रेड और पिंक टिश्यू। ठीक है, वहां पे क्या जो टिश्यू होता है वो रेड हो जाता है, पिंक हो जाता है,
जिसके कारण क्या वहाँ पे रीजनरेट वाली प्रोसेस हो जाएगी। इपिथेलाइजेशन जैसे स्किन सेल माइग्रेट ओवर वुंड, ठीक है, अगर ज़्यादा गहरा वुंड है तो वहाँ पे फिर स्किन के लिए भी जो लेयर होती है वो प्रोलिफरेशन के अंदर आ जाती है। वुंड बिगिन टू कॉन्टेक्ट, ठीक है, वुंड फिर ठीक होने लग जाएगा। फिर फोर्थ आ जाता है मैचुरेशन, जिसको रिमॉडलिंग और फेज भी बोलते हैं, जो 21 से 1 साल के अंदर में होता है। तो कोलेजन इज रिलीज्ड एंड स्ट्रेंड, ठीक है, कोलेजन रिलीज होने लग जाएगा वहां पे। अगर वाइट स्किन है तो कोलेजन से क्या वहां की जो स्किन होती है वो अच्छे से जो आपकी जो नेचुरल स्किन है उससे जाके मिल जाएगी, जो 1 साल के अंदर रहता है। स्कार टिश्यू फॉर्म यूजुअली 80% स्ट्रॉन्ग और ओरिजिनल टिश्यू, ठीक है, स्कार टिश्यू फॉर्म में बदल जाएगा, जैसे आपको जो नॉर्मल स्किन है उसी की जैसे स्किन हो जाएगी, ठीक है, 80% तक, थोड़ा बहुत तो रह जाता है। कैपिलरीज डिक्रीज, ठीक है, जो कैपिलरीज दिखने लग जाती है वो डिक्रीज हो जाएगी। और फाइनल वुंड क्लोज एंड स्कार मैचुरेशन, ठीक है, जो स्कार जो भी अगर रहेंगे ना तो उसका मैचुरेशन हो जाएगा वहां पे जाके, ठीक है। तो ये हो जाता है कुछ फेजेस। फर्स्ट हो गया हीमोस्टाल्सिस फेज, सेकंड हो गया इन्फ्लामेटरी फेज, थर्ड हो गया प्रोलिफरेशन फेज, और फोर्थ हो गया मैचुरेशन फेज। फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं वुंड हीलिंग को। प्रोमोटिंग फैक्टर्स हो गया और डिलेइंग फैक्टर हो गया। तो प्रोमोटिंग गुड न्यूट्रिशन स्पेशली प्रोटीन विटामिन सी और जिंक, ठीक है, ये हो जाता है। प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई एंड ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा है तो वो कोई फैक्टर अफेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये नहीं है, वो गुड गुड ऑक्सीजन नहीं है, मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सप्लाई ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा, तो वो फैक्टर अफेक्टिंग में आ जाएंगे। इफेक्टिव वुंड केयर एंड हाइजीन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन और गुड इम्यून फंक्शन, ठीक है, ये आ जाता है। और डिलेड फैक्टर्स के अंदर इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो बहुत लेट होगा आपका वुंड हीलिंग। प्रॉपर न्यूट्रिशन और एनीमिया है तो फिर बहुत लेट होगा। क्रोनिक डिसीज लाइक डायबिटीज और कैंसर है तो वहाँ के जो टिश्यू होते हैं वो वुंड हीलिंग में बहुत मतलब टाइम लगाता है। अगर स्मोकिंग और एल्कोहल यूज करते हो तो भी टाइम लगाता है। ओल्ड एज पर्सन में और मेडिकेशन एग्जांपल कोर्टिकोस्टेरॉइड अगर ले रहे हो तो वहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग हो सकता है वुंड हीलिंग के लिए। देन कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड हीलिंग, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है इन्फेक्शन के कारण। डेहिस्केंस वुंड रीओपनिंग अगर हो गया तो फिर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। हीमोटोमा और सीरोमा जो होता है उसके कारण केलोइड और हाइपर ट्रोपिक स्कार फॉर्मेशन हो सकता है। डिलेड हीलिंग ड्यू टू अंडरलाइंग कंडीशन के कारण हो सकता है। रोल ऑफ नर्स इन वुंड हीलिंग, असिस ऑफ वुंड साइज, डेप्थ, ड्रेनेज एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, असिसमेंट करना है इसका। किसका असिसमेंट करना है, जो वुंड हीलिंग है, और साथ ही साथ जो ड्रेनेज है अगर ज़्यादा गहरा तो नहीं है, और क्या इन्फेक्शन के साइन क्या है। वुंड ड्रेसिंग एंड मेंटेनिंग एसेप्सिस टेक्निक, असेप्सिस टेक्निक मतलब जो वो होती है क्लीनिंग टेक्निक होती है वो यूज़ करना है वुंड ड्रेसिंग करते टाइम। मॉनिटरिंग वाइटल साइंस एंड सिस्टमेटिक सिम्टम्स, ठीक है, वाइटल साइंस लेते रहना है। एजुकेटिंग पेशेंट टू हाइजीन न्यूट्रिशन एंड सेल्फ केयर, ठीक है, पेन मैनेजमेंट एंड इमोशनल सपोर्ट करना है। डॉक्यूमेंटेशन एंड हीलिंग प्रोसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें रोल नर्स के अंदर आ जाती है। देन हमने अभी केयर ऑफ मेडिकल पेशेंट के अंदर पढ़ा है, अब केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट के अंदर हम पढ़ेंगे प्री ऑपरेटिव केयर। तो जो प्री ऑपरेटिव केयर जो होती है हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबी होने वाली है, ठीक है, तो बहुत लंबी वीडियो ना करते हुए हम सेकंड पार्ट बनाएंगे इसका बहुत जल्दी, ठीक है। अगर आप को सेकंड पार्ट देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी जो सेकंड पार्ट वाली वीडियो है और जो भी लेटेस्ट वीडियो आने वाली है वो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।